हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस दिया, आप लोगों ने मेरे क्लासेस देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं फिजिक्स की टर्म 2 सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, उसकी। ठीक है, ये है वेदु औरा और मैं हूँ रजनीश ओझा। देखते हैं आगे, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ जो कि रिलेशनशिप है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस के बीच का, है ना। हमने तीन इक्वेशंस या ऐसा कर लीजिए तीन रिलेशनशिप्स या फॉर्मूला पढ़े थे। V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तीन रिलेशनशिप्स हमने देखे थे, है ना। और इन तीन रिलेशनशिप्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने आपको रेसिस्टेंस के बारे में कुछ बातें बताई थी कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्यों कंडक्टर में आता है, ठीक है। तो अब हम अपने इस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करेंगे क्या, रेसिस्टेंस की और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस की। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो वो अदर पार्टिकल्स जैसे कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस से टकराते हैं, टकराने की वजह से वो रुकते हैं, उनकी वेलोसिटी कम होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। मतलब मूवमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन का वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो टकराते हैं, रुकते हैं, फिर बढ़ते हैं। और इसी की वजह से आता है रेसिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर जो है वो अपने आप से करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है ना। और यही प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस कहलाती है। रेसिस्टेंस का हमने देखा कि एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, OHM, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। बचपन में मुझे लगता था ये ईयरफोन का सिंबल है ना, आपको भी लगता होगा, ठीक है। तो ओम जो रेसिस्टेंस का SI यूनिट है, ठीक है। 1 ओम, कहीं कहीं आपसे पूछ सकता है कि 1 ओम डिफाइन करो। व्हाट इज 1 ओम? काफी आसान सा डेफिनेशन होगा इसका कि जब भी हम किसी कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस दें? 1 वोल्ट का, है ना। और करंट कितना फ्लो हो? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो। दोनों चीजें 1 होनी चाहिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी हम 1 ओम का ही दें और करंट भी 1 एम्पियर का फ्लो हो, तो इस कंडक्टर का जो भी रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा क्या? 1 ओम, है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। When 1 volt potential difference is applied across the ends of a conductor and 1 ohm current flows, 1 ohm current flows, then the resistance of the conductor is known as 1 ohm of the resistance, right? The resistance of the conductor is 1 ohm. चलिए ठीक है, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फैक्टर्स affecting the resistance of a conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, या कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को चेंज कर सकती हैं, है ना। मेनली कुछ चीजें हैं जिनको हम पहले इनलिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है लेंथ। एग्जैक्टली, लेंथ। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, हम जितना लंबा कंडक्टर लेंगे उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। बड़ी आसान सी बात है। दूसरी चीज जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसको हम समझेंगे मोटाई। इसको हम क्या कहेंगे? मोटाई। आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो जो इसका ये मोटाई है ना, जो इसका ये एरिया है ना, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया से रेसिस्टेंस कैसे वैरी करता है? इनवर्सली वैरी करता है। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। मोटे कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होगा, पतले कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा।
हायर द क्रॉस सेक्शनल एरिया लोअर द रेसिस्टेंस। ठीक है, पहली चीज लेंथ पे डिपेंड की रेसिस्टेंस ने, रेसिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड किया, लेंथ पे। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तीसरा मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कॉपर वायर लेते हैं, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सिल्वर वायर लेते हैं, तो सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस कॉपर वायर के रेसिस्टेंस से कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो जिससे बना है क्या, कॉपर, या जिससे बना है सिल्वर। मतलब सिल्वर के मटेरियल या मैटर का ही रेसिस्टेंस एक्चुअली कॉपर से कम होता है। यानी कि रेसिस्टेंस जो तीसरी चीज पे डिपेंड करता है वो है मटेरियल यूज्ड। अब इसको जरा हम कंबाइन एंड मैथमेटिकल वे में कैसे लिख सकते हैं, तो पहली चीज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, अभी जो हमने देखा बस उसी को लिख लेते हैं और कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर हम रेसिस्टेंस को R मान लें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हम इसको अपना मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। ऐसे ही दूसरा हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफ अ conductor is inversely proportional to its cross sectional एरिया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब हम लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को ऐसे लिखते हैं ना 1/, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गए। क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड द सेकेंड वन इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, ऐसे COMB 1 and 2, क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस चीज से तो आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी यानी कि इक्वल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमको इंट्रोड्यूस करना होगा क्या, एक कांस्टेंट। और यहां हम कौन सा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, रो। दिस इज कॉल्ड रो एंड द फॉर्मूला बिकम्स R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। R क्या है, रेसिस्टेंस। R क्या है, रेसिस्टेंस, है ना। L क्या है, लेंथ। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो क्या है, व्हाट इज रो, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, मटेरियल पे। हर कंडक्टर की, हर मटेरियल की अपनी रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। R यानी कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द
कंडक्टर। फाइन। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, या फिर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको लिखना होता है। जैसे डिफाइन रेसिस्टिविटी, अगर आपसे बोल दे डिफाइन रेसिस्टिविटी, आप कैसे डिफाइन करेंगे रेसिस्टिविटी को? फिर से वही, अगर आप 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का लेंथ क्या होना चाहिए? 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर। हमने लेंथ भी कितना लिया? 1 मीटर। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना लिया? 1 स्क्वायर मीटर। इस केस में आप इस फॉर्मूला से बिल्कुल समझ सकते हैं, R = ρl/a। L भी हमने क्या ले लिया? 1। A भी हमने क्या ले लिया? 1। तो बच गया क्या? R = ρ। बचा ना, R = ρ। इसका मतलब क्या होगा? हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज इट्स रेसिस्टिविटी। वेरी सिंपल, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज इट्स रेसिस्टिविटी, है ना। यहां हम लिख देते हैं resistance of a conductor having unit length and unit cross sectional area is defined as its रेसिस्टिविटी। है ना, डिफाइंड एज इट्स रेसिस्टिविटी। समझ गए? बिल्कुल ही आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में, है ना। काफी मजा आ रहा होगा फिजिक्स पढ़ने में, आ रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, जैसे resistance of a conductor is 100 ohms. Find its resistance when the length of the conductor is doubled, keeping cross-sectional area unchanged। हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया को बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेसिस्टेंस है जिसका कंडक्टर है, रेसिस्टेंस है 100 ओम। इसका आपको रेसिस्टेंस निकालना है कब? जब इसके लेंथ को हमने डबल कर दिया। लेंथ को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा, है ना। चलिए इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेंथ को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने चेंज बिल्कुल भी नहीं किया। देखते हैं, लेट द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे कलर से करते हैं, है ना, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। लेट द लेंथ, मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो L है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप लिख लेंगे, लेट द लेंथ बी L, लेट द लेंथ बी L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया
बी ए मान लेते हैं। लेंथ क्या है, एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। बड़े आराम से आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कितना है 100। 100 इज इक्वल टू रो तो पता नहीं है, फिर भी क्या मटेरियल थोड़ी चेंज हो रहा है, हम तो केवल लेंथ चेंज कर रहे हैं ना, तो रो तो सेम रहेगा। रो और एल अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर की जगह हमने डाला 100 और हमने क्या किया, वैल्यू डाल दी एल और सॉरी फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अगले रेसिस्टेंस को हम मान लेंगे कि लेंथ बढ़ाने के बाद हमारा रेसिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। तो R2 इज इक्वल टू रो 2L बाई ए। 2L क्यों, क्योंकि हमने लेंथ को क्या किया, डबल कर दिया। R2 इज इक्वल टू रो 2L बाई ए लिख देंगे। यहां से हम लिख सकते हैं ना R2 इज इक्वल टू 2 इंटू रो एल बाई ए। अरे रो एल बाई ए की वैल्यू तो हमने पिछले स्क्रीन पे देखी थी, कितनी 100। रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी थी 100 थी। क्यों ना हम यहाँ रो एल बाई ए को 100 से रिप्लेस कर दें। इसको कितने से रिप्लेस कर दें, 100 से रिप्लेस कर देते हैं। तो R2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, दैट मीन्स 200 ओम्स। ये तो आसान है सर, आप ऐसे ही बोल सकते थे कि लेंथ डबल हो गया तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ अगर हाफ हो जाता तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाता। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली वेरी करता है या लीनियरली वेरी करता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। लेंथ अगर बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रेशियो से बढ़ जाता है। तो अगर लेंथ डबल हुआ रेसिस्टेंस भी डबल हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप ऐसे बोल के थोड़ी बताएंगे कि लेंथ डबल तो रेसिस्टेंस भी डबल। आप प्रॉपर वे में ऐसे अज्यूम करके और लिखेंगे लेट द लेंथ बी एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए, है ना। तो हमने क्या देखा, रेसिस्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे जगह पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है पहले से कुछ भी दिया हुआ है R, है ना, और इसको हमने खींच दिया। ऐसे खींच के हमने क्या किया, इसको 2 गुना लेंथ का कर दिया। खींच के हमने क्या किया, 2 गुना लेंथ का कर दिया। मटेरियल सेम रहा, बस हमने खींच के 2 गुना लेंथ का कर दिया। अब खींच के 2 गुना करने पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा वो देखेंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है अगर खींच के हमने 2 गुना कर दिया तो फिर उसका रेसिस्टेंस कितना हो गया R के टर्म्स में। क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है R है, उसको हमने खींच के डबल कर दिया लेंथ का, है ना। तो आपसे अब उसका रेसिस्टेंस पूछ रहा है। फाइन, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं बताता हूं आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। हाँ, हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को L मान लेते हैं। लेट लेंथ बी L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि कोई भी अगर फिगर होता है जिसका वॉल्यूम निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जैसे आप निकालते हैं ना एक क्यूबॉइड का एरिया क्या निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच। ये क्या, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पाई स्क्वायर। सर्कल का एरिया, सिलेंडर का बेस तो सर्कुलर होता ही है, आसान है ना। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो आप बेसिकली करते क्या है, सर्कल का बेस और एरिया, सर्कल का बेस और हाइट आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल वही काम करने जाएंगे, है ना। यहां पे भी हम यही काम करेंगे। हम इस वायर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी A इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्लियर, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब वायर को हम खींच के
और डबल लेंथ का कर रहे हैं तो दो चीज़ें होंगी, लेंथ इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। लेंथ विल इंक्रीज एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया विल डिक्रीज। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, हमारा वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। बस इसी चीज को दिमाग में रखना है, यही एक बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगी। क्या लेंथ इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, बट द वॉल्यूम विल बी सेम। अब देखते हैं वॉल्यूम क्या था, A इंटू एल। अब आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद, स्ट्रेचिंग के बाद क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले लेते हैं A डैश, क्योंकि वो हमको पता नहीं। हाँ, लेंथ तो हमें पता है 2L हो चुका है। लेंथ क्या हो चुका है, 2L हो चुका है ना। अब अगर हम देखें वॉल्यूम अगर सेम है तो इस वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं A इंटू एल से। इस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, A इंटू एल से। अभी भी वॉल्यूम वही है जो पहले था, तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे A इंटू एल। तो A इंटू एल इज इक्वल टू A डैश इंटू 2L। यहां से बड़ी आसानी से हम L से L क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि A डैश इज इक्वल टू आ जाएगा A अपॉन 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आई है, इसको हम अलग लिख लेते हैं। A डैश इज इक्वल टू A अपॉन 2, यानी कि A डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या होगा, जब हम वायर को खींच के दोगुना लेंथ का कर देंगे, लेंथ तो डबल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आधा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ताकि वॉल्यूम सेम रहे, है ना। एक बार फिर से, काफी सारा यहां पे कंजेशन हो गया बोर्ड पे, है ना। एक फ्रेश पेज पे इसको लिख लेते हैं। अगर हमने लेंथ को L अज्यूम किया, लेंथ को हमने क्या अज्यूम किया, L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने अज्यूम किया A, तो हमारा वॉल्यूम हो गया L इंटू A। अगेन इंक्रीज करने के बाद फिर से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 2L इंटू A डैश, क्योंकि दूसरा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A डैश ले लिया, है ना। अब हम यहां से 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। यहां से हमको क्या मिलेगा, L इंटू A इज जस्ट इक्वल टू 2L इंटू A डैश, है ना। यहां L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2A डैश, दैट मीन्स A डैश इज इक्वल टू A बाई 2। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके और हम यहां पे निकाल देंगे न्यू रेसिस्टेंस, विच विल बी R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L, क्योंकि लेंथ तो डबल हो गया ना, डिवाइडेड बाय न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A डैश, है ना। अब रो इंटू 2L, A डैश के बदले में हम क्या डाल देंगे, प्रीवियस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिलेशन, दैट इज A बाई 2, यानी कि रो इंटू L इंटू 4, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा ना, और अपॉन A आ गया ना, रो इंटू L इंटू 4 अपॉन A। R डैश की वैल्यू हमें आ गई, और R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू थी रो L अपॉन A। यहां से आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, R की वैल्यू थी रो L अपॉन A, R डैश की वैल्यू आई 4 इंटू रो L अपॉन A, दैट मीन्स हमारा रेसिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया। हमारा रेसिस्टेंस क्या हुआ, 4 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि आवर रेसिस्टेंस विल बिकम 4R। नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी कंडक्टर के लेंथ को खींच के डबल करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम आपसे बात करेंगे आगे की चीज़ों को, है ना। हम कुछ सर्किट्स को एनालाइज करेंगे, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो को लेके। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब तैयारी कीजिए और हमारे साथ वेदु और आप पे जुड़े रहिए। सफलता की उड़ान उड़िए। थैंक यू।